सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद होंगे। रिशाद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। आई होप इट्स अ प्लेजेंट एंड गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो रिशाद साहब आपकी जानिब आएंगे। ये जो पर्थ टेस्ट था, इससे एक्सपेक्टेशंस हमारी अच्छी थी, दो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैचेस का हमारा कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है और जिसकी वजह से हम खुद भी मेंटली प्रिपेयर थे क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम है व्हेन इट कम्स टू टेस्ट। क्या कहेंगे पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को लेके? जी मतलब बिल्कुल आपने सही तज्जिया किया। जो पहले किया वो ये कि पाकिस्तान टीम को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हर शोबे में, और कुछ अच्छे एक्सपेक्टेशंस भी थे इस टीम से और कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस भी आई, जिस तरह के आमिर जमाल की थी या खुर्रम शहजाद की थी, और फर्स्ट इनिंग्स में थोड़ा सा अब्दुल्ला शफीक ने भी और इमाम ने किया। लेकिन ये कि 89 पे आउट हो जाने का तो कोई जवाब ही नहीं है। एक टेस्ट का, एक ऐसी टीम का जो इंटरनेशनल compete करने जा रही इंटरनेशनली, उसका 89 रन पे आउट हो जाना, दैट इज जस्ट आई मीन वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो ये इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की जो या एशियन टीम्स की जो हिस्ट्री बताती है वो ये कि हमेशा ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच ऑस्ट्रेलिया हमेशा पर्थ पे ही रखता है, जो फास्टेस्ट विकेट होती है, जो सबसे बाउंसी विकेट है, और वो इसलिए होता है कि एशियन टीम्स को एक झटका दिया जाए, उनको एक डेफिनेट यानी वो एक डिफीट उनको दी जाए ताकि एक बाकी सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए आसानी हो जाए। तो पर्थ इज अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन और वही पाकिस्तान को यहाँ पे मिला। और मैं ये समझता हूं कि मेलबर्न और सिडनी इजियर विकेट्स हैं, थोड़ा सा पाकिस्तान की कंडीशंस को भी फेवर करते हैं। पाकिस्तान में जो कंडीशंस हैं उस तरह के पिचेस रहे हैं मेलबर्न में और सिडनी में भी, तो बेहतर परफॉर्मेंस इंशाल्लाह हो सकती है। लेकिन ये कि उसके लिए पाकिस्तान को काम करना पड़ेगा। और अब ये अच्छी खबर ये थी कि एक साइड मैच पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने वहां पे अब रखवाया है मेलबर्न से पहले तो कोई साइड मैच था ही नहीं, हालांकि 10 दिन का गैप है दोनों टेस्ट मैचेस के दरमियान। That was also a poor itinerary planning for Pakistan side कि कोई टूर मैच ही नहीं था, लेकिन अब एक टूर मैच है तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डेफिनेटली जैसे आपने कहा टीम में चेंजेस भी करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अवैस, अब हम तो सोच रहे थे हिस्ट्री बनेगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अभी दो के इट्स द फर्स्ट मैच, बट स्टिल जो हमारी परफॉर्मेंस पहले मैच में और जिस तरह हम बैक फुट पे नजर आए हैं, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, अब हर उसके अंदर हमने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हाउ डू यू सी कि हम ऑस्ट्रेलिया से क्यों बार बार इतना स्ट्रगल करते हैं जब भी हम उनके साथ इस तरह की कोई सीरीज रखते हैं? आपको याद हो मैंने आपके प्रोग्राम में हमेशा ही बात की थी कि आप ज़िबा करने के लिए बकरा भेज रहे हैं, उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके की कल परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की, अगर बात करें ओवर टोटल ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, तो 28 साल 15 मैचेस के अंदर आपने लगातार आप हारे हैं, आप एक भी मैच जीते नहीं है कंसेक्यूटिवली। मैं बात करूं तो बड़ा बुरा रिकॉर्ड था पाकिस्तान टीम का। लेकिन मैंने हमेशा ये बात की ना कि अगर मैं दोनों बॉल्स को कंपेयर करूं, ड्यूक और कोकोबोरा को, तो ड्यूक के खिलाफ आप बहुत अच्छा खेलते हो। जो लोग कहते थे ना कि इंग्लैंड के अंदर आप स्ट्रगल करते हो, तो इंग्लैंड में आप कभी इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर नहीं आए। आप ज्यादा स्ट्रगल करते हो पेस और बाउंस के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको पता है ये चीज तो आपको करनी पड़ती है। कल सबसे बड़ी हैरानगी की ये बात थी कि आपके 8 प्लेयर्स सिंगल डिजिट के अंदर आउट है, सिर्फ 2 प्लेयर्स डबल फिगर्स में गए हैं। मैं बड़ा हैरान था कि सिर्फ साउथ शकील 21 या 23 रन पे पहुंचे हैं, कोई प्लेयर 25 रन के ऊपर भी नहीं गया। आप अगर पूरे ट्रैक रिकॉर्ड मैच की बात करें तो आपको याद है जो पहला जो इनिंग्स थी ऑस्ट्रेलिया के, उसके अंदर आपकी स्लॉपी फील्डिंग आपकी रही है, उसकी बदौलत आपने इतनी बड़ी तो लीड उनको दी, जो जिस तरीके से उन्होंने रन स्कोर किए डेविड वार्नर वगैरह ने, वो फिर आपको हर्ट हुआ। उसके बाद आप दूसरी इनिंग्स में आप अगर आप देखें तो आप थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड भी पाकिस्तान का देखें, तीसरी चौथी इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान हमेशा कहीं ना कहीं डगमगाता है। ये हिस्ट्री है पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के अंदर कि उनको सॉरी टू से मौत नजर आती है बैट्समैन को करते हुए। हमने बैटिंग भी जिस वक्त हमने टीम सेलेक्ट की थी ऑस्ट्रेलिया मैच के आगे, तो डिफेंसिव टीम आपको नजर आ रही थी क्योंकि आपने बैटिंग अपनी लंबी की थी कि आपके ज़हन में बात थी कि यार उनकी बॉलिंग लाइनअप तगड़ी है तो हमारी बैटिंग थोड़ी सी तगड़ी हो जाए। जो पर्थ की विकेट है इस दफा जो मैंने देखी है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि जो पर्थ विकेट पे जो पुराने अपना जो स्टेडियम जहां पर मैचेस खेले जाते थे पर्थ के, वो दुनिया की तेज तरीन विकेट थी। वहां पर ऑब्वियसली बॉल जो सा आपकी वो शोल्डर हाइट से नीचे नहीं, चेस्ट हाइट से नीचे नहीं आता था, लेकिन ये विकेट थोड़ी सी डिफरेंट थी। लेकिन आपको
अप्रिशिएट करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स को, जिस तरीके से उन्होंने यूटिलाइज किया है। ऑब्वियसली उनका होम कंडीशन है, उनको बेहतर पता है उन कंडीशंस का। हमारे फास्ट बॉलर्स थोड़े से आपको पता है डेब्यूटेंट भी थे, नए लड़के थे इसमें, लेकिन उनको भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा। आमिर जमाल वो सुपर, खुरम शहजाद की बात करें, जबरदस्त बॉलिंग अपना मुजाहरा किया है। शाहीन के ऊपर मैंने आपसे पहले भी एक बात की थी कि नजर आता है फटीग है, वर्कलोड मैनेजमेंट आप तरीके से करनी पड़ेगी शहीन अफरीदी पे। लेकिन पहला टेस्ट मैच है, लेकिन बहुत बुरी तरीके से ऑब्वियसली शिकस्त हुई आपको। 360 रन बहुत बड़ी लीड है। अच्छा, जैसे वैसे आपने खुद भी शाहीन शाह अफरीदी की बात की, मैं यही सवाल रिशाद साहब से भी करना चाहूँगी। ऑब्वियसली अब शाहीन शाह अफरीदी ने हमारे जो स्टैंडर्ड का जो के लिए बार है वो बड़ा हाई सेट किया हुआ है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। और हम जब भी शाहीन शाह अफरीदी की रिशाद साहब बात करते हैं वो एक्सपेक्ट गुड फॉर्म, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ मैचेस में, अभी तो ये टेस्ट की हम बात करें, लेकिन ओवरऑल भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं और एज अवे सेट के फटीग नजर आती है। सो हाउ डू यू सी कि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर क्या आप कैप्टनसी को लेके या जो आगे मामला थे या पिछले हमने देखा है प्रेशर है, क्या वजह है, फिटनेस के मसाइल हैं जो वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं? जी असल में बात यह है कि जो कुछ इंजरीज भी रही हैं शाहीन को, कुछ वर्ल्ड कप भी उनका उस कैलिबर का नहीं गया जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और उनकी अपनी बॉलिंग में मैं क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, उनकी बॉलिंग जो थी वो उस तरह का बाउंस, उस तरह की पेस नहीं कर सके, वहां पे नहीं निकाल सके पर पे जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी। और वो ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर्स ने भी कहा कि जो फास्टेस्ट बॉल उन्होंने की थी 140 पे की थी, बट उनकी एवरेज बॉलिंग स्पीड 131 थी, जो बहुत कम है उनकी रेगुलर स्पीड से। तो कई इश्यू नजर आ रहे हैं शाहीन के साथ। लेकिन मैं समझता हूं, देखिए अब उमर गुल पाकिस्तान टीम के कोच हैं और इंग्लैंड के भी एक सीजन प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत खेले हैं, एडम होलियोक, उन्होंने इस टूर के लिए पाकिस्तान को ज्वाइन किया है। तो ये साइकोलॉजिकली भी बहुत जरूरी है कि शाहीन को बूस्ट अप करे वो, और बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं कि बिल्कुल फोकस्ड एक प्रैक्टिस उनको कराएं मेलबर्न से पहले, ताकि वो दोबारा अपने रिदम में वापस आए। ये बड़ा जरूरी है। लेकिन ये बड़ा एक सेटबैक था पाकिस्तान के लिए कि शाहीन उस तरह से फायर नहीं कर सके, और अगर वो मेरे ख्याल अपने टॉप फॉर्म में होते तो यकीनन ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा स्कोर ना कर पाता 487 का। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा अवैस, अभी जिस तरह से शाद साहब ने भी कहा और शान मसूद ने भी कल कहा कि जी हमने स्लो बैटिंग की, हमें 60-70 रन हमने कम बनाए जिसकी वजह से लीड बढ़ी। अब तो ऑब्वियसली जैसे हम ऑस्ट्रेलिया को देख रहे थे कि उनकी जानिब से जिस तरह से जो एक जारहाना किस्म का स्टैंड अपनाया गया था, पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइन को भी तो उसी तरह से परफॉर्म डू यू थिंक करना चाहिए था कि हम थोड़े एग्रेसिव तरीके से इस चीज को लेके चलते, ना कि हमने स्लो बैटिंग बाद में हमें रियलाइजेशन हुई इस बात की? देखिए ये तो हमेशा से एक आपका माइंडसेट, जब ऑस्ट्रेलिया खेलने जाते हो खास करके ऐसी टीम के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो आपको एग्रेसिव रहना पड़ता है। जहां पर आप थोड़ा सा कोशिश करो डिफेंसिव मोड में जाने का, तो वो आप पे प्रेशर डालेंगे और आप पे रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स आप देंगे, वो जो आपको पाकिस्तान टीम में भी कल नजर आया। सबसे बड़ा मसला देखें ना, आपकी पहली इनिंग्स के अंदर आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा गया, बेशक लोगों ने क्रिटिसाइज किया, मैं भी आपको पता है प्रोग्राम से पहले क्रिटिसाइज इमाम उल हक को कर रहा था, लेकिन लिटरली अच्छी इनिंग्स थी, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी लानी पड़ती है, आपको एक पार्टनरशिप बनानी पड़ती है ओपनिंग के अंदर, वो अच्छी चीज वहां पर गुजरी। लेकिन उसके बाद जो एक कोलैटरल डैमेज होता है ना, जो आप इंट्रो में भी बात करी थी, मिडिल ऑर्डर का जो स्टेबिलिटी की बात है, वो बड़ा एक मैं कहता हूँ कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। दूसरी इनिंग्स में आप देखें तो आपके अब्दुल्ला शफीक जल्दी आउट हो गए, शान मसूद ने थोड़ा बहुत आके बीच में कोशिश की कि मैं तेज खेलूं, लेकिन स्टिल वही बात कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है, फिर उसके बाद एकदम मैंने कहा ना कि अनफॉर्चुनेट 8 प्लेयर्स आपके यार डबल डिजिट में एंटर नहीं है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है जब आप इतनी बड़ी बैटिंग ऑर्डर को लेके चलते हो। सरफराज अहमद पे बहुत ज्यादा रिलक्टेंसी है, उन पे अपना एक भरोसा भी है पाकिस्तान टीम को शान मसूद पे, लेकिन कल से आपको पता लोग फिर वही बात स्टार्ट हो गए हुए हैं कि अपना सरफराज अहमद ऑब्वियसली इन विकेट्स पे नहीं सूट करते। सरफराज क्योंकि ज्यादा सूट करते उन विकेट्स पे जहां पर लो बाउंस रहता है, स्वीप भी अच्छा खेलते हैं, ये विकेट्स वो हैं जहां पर आपको कट भी करना पड़ता है, पुल भी करना पड़ता है, तो रिजवान इज द बेस्ट चॉइस ओवर हियर। अब आपने एमसीजी में जाना है, एमसीजी हाउस ऑफ हारिस रऊफ है, जहां पर आपको पता है इशू भी हारिस रऊफ का जो चल रहा है क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो इट्स अ डिफरेंट ट्रैक। वहां पर ऑब्वियसली ज्यादा वो बॉलर्स को सपोर्ट करता है, लेकिन बैटिंग को भी सपोर्ट करता है। तो अब देखने वाली बात है कि पाकिस्तान क्या अपने जो शैलो पॉइंट से बाहर निकल के क्या एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाता है, नहीं जाता। जितने अभी तक आप मैचेस देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टीम्स ने जीते हैं वो एग्रेसिव जीते हैं। मुझे आज भी याद है श्रीलंका का मैच, इरशाद भट्टी साहब उसको बेहतर बता सकते हैं, कि वनडे मैच था जिसमें
कोलैटरल डैमेज उनको हुआ, लेकिन मलिंगा आखिर में टिका रहा, उसने इतना मारा था उनको, मलिंगा जैसे बॉलर ने, वो एग्रेसिव खेलता रहा, आखिर में मैच आई गेस जितवाया था, ड्रॉ किया था वापस। तो आपको एग्रेसिव खेलना पड़ेगा यहाँ पर, इंटेंट से जाएंगे तो आप उनको प्रेशराइज करेंगे, क्योंकि अब ये भी खबर आ रही है कि जो वर्कलोड मैनेजमेंट की मैंने बात की ना, तो उनको पता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट कैसे करनी है। आगे T20 वर्ल्ड कप भी है उनका, आगे उनकी बहुत ज्यादा बिजी समर भी है, तो उन्होंने बॉलैंड को वो खिलाएंगे यहाँ पर, और वो आपको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के। तो डिलीवरीज जो सी हैं वो काफी अपना इन तेज आता है उनका, तो पाकिस्तानी बैट्समैन कहीं ना कहीं इन कटर्स पे ज्यादा स्ट्रगल करते हुए आपको नजर भी आए हैं। ठीक है कॉप अप पड़ेंगे आपको, कॉप अप करनी पड़ेंगी। इरशाद साहब, मिडिल ऑर्डर की अवैस से भी बात की, और ये कोई अभी की बात नहीं है, हमारी टीम हमेशा से मिडिल ऑर्डर को लेके स्ट्रगल करती आ रही है, और ये हमने देखा भी है। एज ही सेट के सरफराज अहमद इन पिचेस के लिए शायद उस तरह से सूटेबल नहीं थे, और रिजवान बेहतर तौर पे उसको कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे भी मिडिल ऑर्डर को लेके आपका क्या कॉमेंट होगा? यू थिंक कि हमें इस चीज़ को एक सीरियस कंसर्न के तौर पर देखना चाहिए? जी हाँ, ये आप सही कह रही हैं, बिल्कुल मिडिल ऑर्डर में इश्यूज रहे हैं डेफिनेटली, ये मैं समझता हूं, लेकिन कि पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड एक काफी हद तक सेटल हो गया था, और काफी होम सीरीज में इन्होंने बड़े टॉल स्कोर्स भी किए, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बहुत अच्छा खेले, रेजिस्ट किया यहाँ पे। लेकिन जाहिर है वो बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस हैं, फास्ट बाउंसी विकेट्स हैं, इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम का फॉर्म तो है ही अपनी जगह। तो ये पाकिस्तान को थोड़े से यानी मैं समझता हूं कि हार्ड डिसीजंस करने पड़ेंगे। बिल्कुल आपने शुरू में सही कहा कि फहीम अशरफ को खिला के बिल्कुल एक जगह वेस्ट की गई, और सरफराज जो है वो जाहिर है 36 क्रॉस कर चुके हैं, उनके रिफ्लेक्सेस उस लेवल के नहीं रहे। रिजवान ने न्यूजीलैंड के टूर पे दिखाया था कि हाउ गुड ही इज अगेंस्ट जेन्युइन फास्ट बॉलिंग, तो ये सब चीजें देखना पड़ेंगी। इस टेस्ट में अगर नोमान अली को खिलाते फहीम अशरफ की जगह, तो मेरे ख्याल में एक बेहतर चॉइस होती। तो पाकिस्तान को सिलेक्शन बड़ी प्रॉपर करनी पड़ेगी। टॉप ऑर्डर में नाम तो हमारे कुछ सेटल्ड हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज की जरूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक लोअर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में डेफिनेटली चेंजेस की जरूरत है। चेंजेस की जरूरत है। इरशाद साहब, एक और पॉइंट मैं जरूर आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, ये जो फिटनेस को लेके, ये मैं हर एनालिस्ट से जरूर करती हूँ, बिकॉज जब व्हेन इट कम्स टू T20 हमारी टीम इट्स वन ऑफ द बेस्ट। वनडे में भी हम शायद कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू टेस्ट मैचेस हमारे प्लेयर्स का जो फिटनेस लेवल है, उनका स्टेमिना है, वो शायद इतना अप टू द मार्क नहीं होता, जिसकी वजह से जब बड़े लॉन्ग ड्यूरेशन मैचेस हम खेलते हैं तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, चाहे वो फिटनेस हो, स्टेमिना इश्यूज हो। ये कितना ज़रूरी है कि पाकिस्तानी टीम के अंदर, अगर हम इसको एक कंसिस्टेंट टीम के तौर पे देखें, तो यहाँ पे जो टेस्ट मैचेस हैं, स्टेमिना इश्यूज या फिटनेस इश्यूज, इनको कितना ज़्यादा एड्रेस करने की ज़रूरत है? जी, बहुत ज्यादा जरूरत है डेफिनेटली, और ऑस्ट्रेलिया की, जैसे मैंने आपसे कहा, इट इज ऑलवेज अ वेरी चैलेंजिंग टूर, तो इस पे तो एक्स्ट्रा एफर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसमें अगर आपको याद हो कि मिसबाहुल हक जब कैप्टन थे, तो उन्होंने खास तौर पे एक दफा जाके काकुल एकेडमी में भी पाकिस्तान टीम ने अपनी फिटनेस की रेजिमेंट, और उससे फायदा भी हुआ था इंग्लैंड को, हमने इंग्लैंड में हरा दिया था। लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि पाकिस्तान के जो ज्यादातर प्लेयर्स हैं, उनकी कोई फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, और जैसे आपने कहा कि T20 क्रिकेट या शॉर्टर फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेलते हुए आए हैं ज्यादा। अभी आप देखिए, पहला जो पाकिस्तान का टूर मैच था प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ, उसमें भी जो प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के खेले, वो भी उनके भी 150 फर्स्ट क्लास मैचेस थे उनके पीछे। लेकिन हमारे जो बाबर आजम जब पहली दफा उन्होंने डेब्यू किया है, तो सिर्फ वो 4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल के आ गए। तो 4 डे क्रिकेट की और 5 डे क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं है, जिसमें असल में फिटनेस लेवल जज होती है एक प्लेयर की। दैट इज ऑल्सो डेफिनेटली ठीक है। वैसे इस पे आपका भी कमेंट, जो सवाल मैंने इरशाद साहब से किया है। देखिए, ये तो आपको पता है कि एक वो चीज है जो कि अंडरस्टैंडेबल है। मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि क्लॉज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जहां पर जब आप पाकिस्तान रिप्रेजेंट करते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि मस्ट आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी, जो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको कितना इंप्लीमेंट किया जाता है वो देखने वाली बात है, कि हार्डली इंप्लीमेंट किया जाता है यहाँ पर। आपके क्लियरली, मैंने उस दिन भी जब डेब्यू किया था खुर्रम शहजाद ने, आमिर जमाल ने, तो मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा था कि क्लियर आपको नजर आता है कि वो लंबे स्पेल के घोड़े हैं, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास बहुत ज्यादा खेलते हुए हैं। मीर हमजा बहुत ज्यादा 100+ फर्स्ट क्लास मैचेस खेला हुआ है, उनको पता है लॉन्ग स्पेल्स के अंदर हमने रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स किस तरीके से लेनी है। वो एक होता है आसान अल्फाज में कहूं कि बोर कर करके बैट्समैन को, खुर्रम शहजाद ने वही किया, बोर कर करके बैट्समैन को आउट किया कि वो गलती कर दे के अपना निकाल, खुद ही वो गलती करे।
वही चीज आपको अपने लड़कों पे आजमानी पड़ती है। आप कहते हो ना कि शाहीन, ऑब्वियसली मैं खुद भी कहता हूँ शाहीन शाह अफरीदी ने केआरएल को बड़ा तगड़ा सर्व किया सारे अपना फर्स्ट क्लास मैचेस को, लेकिन आपको फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए एटलीस्ट आपको एक लॉन्ग स्पेल्स के लिए। ऊपर से आपने एक नई जिम्मेदारी डाल दी, आपने वाइस कप्तान भी उनको बना दिया, पाकिस्तान टीम का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर भी उनके ऊपर आ गया वाइस कप्तानी का यहाँ पर। तो जो एक वो फटीक कैरी कर रहे हैं कि आपने इतनी कंसिस्टेंट उनको मैचेस खिलाए हैं यहाँ पर, आपने T20 बहुत ज्यादा, वनडे बहुत खेली, वर्ल्ड कप में आप देख लें, फिर इंजरी से वापस आ रहे हैं, टेस्ट मैच एक अलग सिनेरियो है, वहां पर आपको देखे ना, आपने कोटा तो पूरा नहीं करना, आपने ब्रेक थ्रूज देनी है पाकिस्तान टीम को लेके, कोटे वाला सिस्टम नहीं है। तो मैंने कहा ना वर्कलोड मैनेजमेंट बड़ी डिपेंडेंट होगी। क्या शाहीन शाह अफरीदी को, बहुत बड़ी कॉल मैं दूंगा कि क्या शाहीन शाह अफरीदी को अगले मैच में आप रेस्ट देंगे? ड्रॉप नहीं करते आप, रेस्ट देते हो प्लेयर को कि आप रेस्ट करो, थोड़ा सा रीथिंक करो। मीर हमजा को आप लेके आए क्योंकि आपको वो बॉलर चाहिए जो कि लंबे स्पेल्स में रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स लेना जानता हो। आपको चेंजेस करनी पड़ेंगे अपनी बॉलिंग यूनिट के अंदर, यानी आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपको ऐसी टीम को कंसिस्टेंटली खिलाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच अवैस, आपका भी बहुत शुक्रिया। रिशाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया जी।